जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको हम इन क्वेश्चनों के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल्स भी बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इस वीडियो को कवर कर लेते तो आपसे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है जिसे आपको पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हम लेकर आए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल कितने पेज थे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आपसे साधारण तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की कॉपी में कितने पेज हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल कितने पेज हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कुल पेजों के बारे में। तो भारतीय संविधान की मूल कॉपी में जो कुल पेज हैं आपके 501 क्या है, कुल पेज हैं 501। विकल्प बी में आपको दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में पेज हैं, तो पेज जो हैं बे हैं आपके 390। तो दोनों क्वेश्चनों में ध्यान है आपका, इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करते हैं मूल कॉपी में कुल कितने पेज हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके 390 पेज हैं, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय संविधान को बनाने में कितनी निब का खर्चा आया था, यानी जो आपकी हम बोल सकते हैं वर्तमान में पेंसिल की नोक बोल सकते हैं या पेन भी बोल सकते हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने में जो आपकी निब का खर्चा आया था आपको पता होना चाहिए, 432 निब इसमें खर्च हो गई थी। आपको इस क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। बात करें भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण आपके राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण जादा जो थे ये आपके आपके भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति थे। अगर मेरे प्यारे साथियों आप अपने दोस्तों से इस क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा तो उस वह इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता जाएगा। बात करते हैं मूल कॉपी में कितना वजन था, तो भारतीय संविधान की मूल कॉपी में जो वजन था आपका 13 किलोग्राम। 13 किलोग्राम भारतीय संविधान की मूल कॉपी में वजन था। बात करते हैं भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हो गए हैं, तो 448 आर्टिकल हो गए हैं। भाग आपके 25 हो गए हैं। 12 अनुसूचियों में इसको बांट दिया गया है। बात करते हैं भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी थी उसकी पांडुलिपि, यानी जो उसके पेपर का साइज है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास कोई नोटबुक है या आपके पास रफ है या आपके पास कोई रजिस्टर है, उसके आपके पेज एक पलटते हो तो पेज का आकार आपका होता है। तो उसी प्रकार जो भारतीय संविधान की मूल कॉपी थी उसके पेज का आकार कितना था, तो 45.7 गुणा आपकी 58.8, 45.7 गुणा 58.8 सेंटीमीटर का योग क्या था, आपका पेपर था। बात करते हैं जिस टाइम पर भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर आपके 284 सदस्य थे और उसमें से महिला की संख्या आपसे कई बार पूछ ली जाती है, तो उसमें आपकी 15 महिला थी, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगर आप अपने कोचिंग पर पढ़ते हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिएगा कि भारतीय संविधान की मूल कॉपी में कितना वजन है, नहीं बता पाएगा। 13 किलो है। और कितनी निब यानी पेन लगी थी भारतीय संविधान को बनाने में, तो आपको पता होना चाहिए, आपको 432 पेन लगी थी। और अगर 432 पेन को भी बता दिया तो आप पूछ सकते हो कौन से नंबर की निब थी। जैसे आपकी जो होती हैं सिलाई मशीन होती है उनमें सुई होती है 18 नंबर की, 16 नंबर की, 22 नंबर की। तो इसी प्रकार आपकी जो निब थी कौन से नंबर की, तो आप यहाँ पर चौंका दोगे अगर इस क्वेश्चन का जवाब बूझ लेता है। तो आपको जो इसमें मेरे प्यारे साथियों निब का थी वे आपकी कौन सी नंबर की थी, तो वह आपकी 303 नंबर की इसमें निब का प्रयोग किया गया था। तो ये कुछ भारतीय संविधान से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई
ऐसा नहीं चाहता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा इंपॉर्टेंट कंटेंट लाने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हमको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं लगभग 10 क्वेश्चन ही ढूंढने में, तो पूरे दिन का टाइम हो जाता है हमारा 20 क्वेश्चन ढूंढने में। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी भी मेहनत रहती है और हमारा मनोबल डाउन ना हो तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें पता तो चलेगा कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जातक कथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी है। तो बात करते हैं जातक कथा की। तो जातक कथा जो जुड़ी है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, आपकी बौद्ध धर्म संप्रदाय से जुड़ी है। किससे? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से आपको क्वेश्चन पता होता है, बच्चे आपको चौंका देते हैं। मगर इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप उन बच्चों से पूछ लोगे तो उनको भी नहीं पता होगा। यहाँ तक टीचर्स से भी इस क्वेश्चन को पूछ लेते हो तो उनको भी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा। जैसे बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म, या गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, सभी बच्चों को पता होगा। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर पर, ये भी सभी बच्चों को पता होगा। बात करते हैं इनके बच्चे यानी इनका पुत्र कौन था? तो राहुला इनका पुत्र था, इसका भी पता होगा। माता पिता कौन थे? तो शुद्धोधन और माया देवी, इसका भी पता होगा। अगर आप पूछ लेते हैं गौतम बुद्ध की बहन कौन थी? नंदा, ये क्वेश्चन का जवाब आपको अधिकांश बच्चों को नहीं पता होगा। चाहे आप अपने कोचिंग पर ट्राई कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लास में टीचर से पूछ सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की बहन कौन थी, तो गौतम बुद्ध की बहन आपकी नंदा थी। इनका पालन पोषण जो किया था इनकी माता का, जो जिस टाइम पर ये ध्यान इनका आपका जन्म हुआ था, उसी टाइम पर इनकी माता का देहांत हो गया था। तो आपकी इनकी मौसी प्रजापति आपकी गोमती ने आपका क्या किया था, इनका आपको पता होना चाहिए, पालन पोषण किया था। और इनके प्रथम गुरु कहते थे आराकलाम। आराकलाम आपके इनके प्रथम गुरु थे। तो ये आपके गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में आपको मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे। तो पहले कौन आए थे आपको पता होना चाहिए। आपका पुर्तगाली व्यापारी ही पहले आए थे, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत में विदेशियों के कुछ आगमन को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो पहले कौन आए थे? पहले आपको पता होना चाहिए, पहले आपके पुर्तगाली आए थे। उनके बाद में कौन आए? उनके बाद में डच आए। फिर उनके बाद में आपके अंग्रेज आए थे। फिर आपके डेन आए थे और फिर आपके फ्रांसीसी आए थे। तो कई बार इनके क्रम को लगाने से भी आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके क्रम के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनके आपका क्रम क्या था। बात करते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में कि इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां कब स्थापित की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे बात करते हैं पुर्तगालियों ने, तो पुर्तगालियों ने जो अपनी कंपनी स्थापित की थी 1498 में। 1498 में पुर्तगालियों ने क्या की थी, अपनी कंपनी स्थापित की थी। फिर दूसरे स्थान पर इन्हीं के बाद अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित जो की थी वह आपकी 1600 में की थी। उसके बाद डच ने की थी आपकी 1602 में। उसके बाद डेनिस की बात करें, इन्होंने 1616 में की थी। और सबसे बाद में की थी फ्रांसीसियों ने। इन्होंने जो अपनी कंपनी स्थापित की थी वह आपकी 1664 में की थी। शायद आपको देख नहीं रहा होगा, तो एक बार हम इसकी जो है कलर बदल देते हैं। पुर्तगालियों ने कब की थी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पुर्तगालियों ने पहली अपनी कंपनी स्थापित कहाँ पर की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी वह आपकी कोच्चिन में 1508 में पहली कंपनी स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री लगाई थी। बात करें अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में खोली थी 1663 में। डच की बात करें, डच ने आपकी मसूलीपट्टनम में खोली थी 1611 में। डेनिस की बात करें, डेनिसों ने अपनी आपकी ट्रामकोर आपका कब खोली थी 1620 में। फ्रांसीसी की बात करें, इन्होंने सूरत में आपकी 1668 में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री आपकी कहाँ पर खोली, तो आपको पता होना चाहिए मसूलीपट्टनम में खोली। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में खोली। डेनिस की बात कर लें या सूरत की बात कर लें, आपकी फ्रांसीसियों ने खोली, अंग्रेजों ने खोली। तो इन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण डेट जो हैं, महत्वपूर्ण डेटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत से। आपकी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जिसका संबंध आपका नीलगिरी पर्वत से है? तो नीलगिरी पर्वत से टोड़ा जनजाति का है, आपको पता होना चाहिए, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण जनजाति और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बात करें मिकिर इस जनजाति, तो आपकी कहाँ पर रहती है? असम पर रहती है, आपको पता होना चाहिए। मुंडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मुंडिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो मुंडिया जनजाति का संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है। लुसाई की बात करें तो लुसाई जनजाति जो है, लुसाई जनजाति का संबंध आपका त्रिपुरा से है। लेपचा बहुत ज़्यादा आपका आरपीएफ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि लेपचा लेपचा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो लेपचा जनजाति आपकी सिक्किम राज्य में निवास करती है। बात करते लाहौला आपकी कहाँ पर है? लाहौला जनजाति की बात करें तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना है। मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति आपकी उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपकी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आपके राज्यों में विस्तार देखने को मिलता है। बोडो जनजाति की बात करें तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर तट पर पाई जाती है। संथाल जाति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उड़ीसा में पाई जाती है, आपकी झारखंड में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा जाता है, लेपचा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो लेपचा जनजाति का संबंध आपका सिक्किम राज्य से है। बात करें आपका बोडो जनजाति का संबंध किससे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाले राज्य जो हैं। मुंडिया की बात करें तो आपकी छत्तीसगढ़ से है। और इसी प्रकार आपका जो पूछा जाता है, संथाल जनजाति भी बहुत पूछी जाती है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपकी भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण जनजाति हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे साथियों देखने को जरूर ही मिलता है, और ये आपका सेलेक्टेड टॉपिक भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त आपका सम्राट कौन था? तो बात करते हैं महाराजा अधिराज की उपाधि करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट, तो वह था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित उनकी उपाधियों के बारे में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कभी ना कभी आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बंगाल केसरी, तो बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आशुतोष मुखर्जी को क्या जाना जाता है? आपका बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। और एक और पूछा जाता है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का अकबर या कश्मीर का अकबर, तो जैनुल अब्दानी किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दानी को आपका कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। बात करें फ्लाइंग सिख, तो फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख आपका मिल्खा सिंह को कहा जाता है। बात करें आयरन लेडी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि आयरन लेडी 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आयरन लेडी, तो आयरन लेडी जो कहा जाता है आपका इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। बात करते हैं कश्मीर का शेर, कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या कहा जाता है? आपका कश्मीर का शेर कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर तो किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दानी को। बात करते हैं कवि गुरु, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कवि गुरु, तो कवि गुरु की जो संज्ञा दी गई है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है। और मराठों का शेर, तो मराठों का शेर आपका बंगाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। मराठों का शेर की बात करें तो मराठों का जो शेर कहा जाता है आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बात करें बादशाह खान की, तो बादशाह खान आपका अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आपके महत्वपूर्ण आपके नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं, उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, जिनसे संबंधित आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपको एनटीपीसी
रेलवे ग्रुप डी आपकी आरपीएफ एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और पहले के ही हमने रखे गए हैं। इतने उपनाम जो हैं वे आप जहाँ से आपको क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में देखने को मिला था, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बात करते हैं पेशावर के युद्ध को लेकर। तो पेशावर का युद्ध जो हुआ था आपका 1001 में हुआ था। कब हुआ था? पेशावर का युद्ध 1001 में हुआ था, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। इनसे पहले की वीडियो में भी हमने लगभग 2 वीडियो में आपकी महत्वपूर्ण डेटे बताई थी जो आपसे संबंधित हैं, और आपके इनमें भी हमने डेटे लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले और डेट थी और आपके इसमें हमने सभी नई डेट ऐड की हैं। जैसे बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो आपकी 1526 में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछी जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध, आपका हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना होगा 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बात करते हैं दीन ए इलाही की शुरुआत। तो दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दीन ए इलाही की शुरुआत आपकी 1582 में हुई थी। बात करें पाकिस्तान का भारत पर हमला, तो पाकिस्तान का जो भारत पर हमला हुआ था वह आपका 1965 में हुआ था। इसी के साथ साथ गांधी इरविन समझौता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका 1931 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम पारित कब हुआ था? तो भारत सरकार जो अधिनियम था ये आपका 1935 में आया था। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो पहला विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी 1918 में हुई थी, और हुआ कब था? 1914 में हुआ था। बात करते हैं महात्मा गांधी का जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 1869 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई, और जवाहरलाल नेहरू का जन्म आपका 1889 में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी इंपॉर्टेंट डेट थी जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको इन डेटों के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो बात करें पहले थार रेगिस्तान की, तो इसकी सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी लूनी नदी है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेगिस्तानों के बारे में, जैसे कालाहारी रेगिस्तान आपका कहाँ पर है, या कालाहारी मरुस्थल आपका बौद्ध सभावना में है। नाबी मरुस्थल की बात करें आपका नामीबिया में है। ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये सब ऐसे मरुस्थल हमने इसमें रखे हैं जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे पूछे जाने की संभावना है। ये रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दस्त ए लुट की बात करें तो कहाँ पर है? आपका ईरान में है। दस्त ए कबीर की बात करें तो दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ पर है? आपका ईरान में ही है। नाफुद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। संयुक्त आपका कहाँ पर? अरब अमीरात में है। हदम हमद की बात करें तो आपका ये भी अमरात में है। बात करें तकला मकान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका चीन में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। कारा कुंभ कहाँ पर है? तो आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या थे? मरुस्थल थे। इससे पहले भी वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल कराए थे जिनके बारे में हमने बताया था। बेस ये जो है सभी आपके लिए मरुस्थल इंपॉर्टेंट चलने हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत के साथ जो बांग्लादेश सीमा साझा करता है अपनी लंबाई का कितना करता है? तो कितना करता है आप सभी को पता होना चाहिए। आपका 4096 करता है। 4096 आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब। बात करते हैं, अभी तक आपसे जो है बांग्लादेश से रिलेटेड आपके डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे बात करें बांग्लादेश की राजधानी के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आपकी ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। बात करें बांग्लादेश की मुद्रा की, तो बांग्लादेशी टका क्या है? आपकी क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश में राज्य या प्रांत कितने हैं? तो बांग्लादेश में आपके कुल 8 राज्य या 8 प्रांत हैं। बात करते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी पूछा जा चुका है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बात करते हैं बांग्लादेश की भाषा के बारे में, तो भाषा क्या है? बंगाली है। औपचारिक नाम की बात करें तो औपचारिक नाम क्या है बांग्लादेश का? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पीपुल्स आपका रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश इसका क्या है? नाम है। बात करें राष्ट्रपति की, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन आपके क्या है? वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ सीमा, यानी भारत के साथ सीमा साझा कितना करता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भारत के साथ सीमा की लंबाई जो लगती है 4096 किलोमीटर आपकी लंबाई लगती है।
बात करें, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन बात आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश ही करता है। बात करें राष्ट्रीय पशु क्या है, तो रॉयल बाघ टाइगर क्या है, रॉयल आपका बांग्ला टाइगर जो है वह आपका क्या है, राष्ट्रीय पशु है। आपके भारत बांग्लादेश की सीमा के नाम को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ आपका कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बांग्लादेश से संबंधित आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के सापेक्ष एक विमान की गति निर्धारित करती है या निर्धारित करता है, तो ये आपका कौन करता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि की गति के सापेक्ष एक विमान की गति कौन करता है, तो आपका मैकोमीटर करता है, मैकमीटर। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मापक यंत्रों के बारे में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता को मापवा, यानी ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपकी ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगर बात करें वायुमंडल दाब के घनत्व को कौन मापता है, तो आपके कौन मापता है, बैरोमीटर मापता है। बात करते हैं उष्मा की मात्रा को कौन मापता है, तो आपका कैलोरीमीटर आपका उष्मा के आपकी मात्रा को मापता है। बात करें विद्युत आवेश की उपस्थिति आपकी स्कोप द्वारा मापी जाती है। एक उपकरण जो ग्राफिक रूप से गति कर, यानी ग्राफिक कौन करता है, आपका किलोमोग्राफ करता है। बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, आपका डायनामो करता है। पतले बेलन या तार वाले व्यास को कौन मापता है, तो कैल्फिबल्स नापता है। और साइकिल या कार जैसे वाहनों की यात्रा की जो गति होती है, दूरी जो मापता है कौन मापता है, ऑडियोमीटर मापता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मापक यंत्र दिए गए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, तो आपातकाल के जो दौरान आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं संविधान से रिलेटिव के कहाँ से क्या लिया गया है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी समवर्ती सूची ली गई है। जापानी संविधान की बात करें तो आपकी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापानी संविधान से ली गई है, आपको पता होना चाहिए। बात करें आपकी गणतंत्र व आपकी प्रस्तावना में स्वतंत्रता आपकी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। संसदीय सरकार या कानून का शासन आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें आपका संयुक्त राज्य आपका अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकारी अधिकारिकता आपके कनाडा के संविधान से ली गई है और मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। आगे इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है जिससे आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे सेकंड चैनल है जिस पर हम रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको भी रीजनिंग की क्लास देखनी है, सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और सेकंड चैनल आपके सामने शो हो रहा है, अगर आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।